हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो यहां लिख दिए हैं, साथ में उनके कुछ पॉइंट्स जो उनके अंतर्गत आते हैं उनको भी नोट डाउन कर रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, यानी कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द चेंज इन स्टेट। अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि अवस्था में परिवर्तन, चाहे वो ठोस की अवस्था हो, चाहे वो द्रव की अवस्था हो, चाहे गैस की अवस्था हो, तो उनमें परिवर्तन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का मतलब प्रेशर, तो प्रेशर पर क्या प्रभाव डालेगा तो उसके बारे में यहां बताया गया है। तो पहला पॉइंट बता रहा है कि दाब लगाने पर गैस के अणु पास पास आने लगते हैं, यानी जब दाब लगाते हैं तो गैस के अणु पास पास आने लगते हैं। जैसे यहां पे हमने कुछ फिगर टाइप का बनाया है, तो ये गैस के अणु दिखाई दे रहा है। जब हम इन पर दाब लगाएंगे तो अणु पास पास आने लगेंगे, जैसा कि यहां पे बताया गया कि अगर हम इस पर दाब लगाएं तो गैस के अणु पास पास आने लगेंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि निरंतर दाब लगाने पर एक स्थिति आती है जहां गैस द्रवित होना प्रारंभ कर देती है। जब हम इस पर लगातार दाब बनाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर गैस द्रवित होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी गैस द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पे समझ सकते हो। थर्ड पॉइंट आपको बताया है कि दाब में वृद्धि करने पर गलनांक बढ़ जाता है, यानी आप जितना दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक बढ़ जाएगा। गलनांक का मतलब वह बिंदु जिस पर कोई वस्तु गलती है तो वो उसका गलनांक कहलाता है, या ठोस गलेगी तो उसका गलनांक कहलाएगा। तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ जाएगा। गलनांक बढ़ने का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वह थोड़ा अधिक टेम्परेचर पर गलना प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा कह रहा है कि पिघलने पर संकुचित होने वाले ठोस, यानी ऐसे ठोस जो पिघलने पर संकुचित होते हैं। संकुचित का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो संकुचित होने वाले ठोस बर्फ में, या बर्फ जैसा एग्जाम्पल ले सकते हो, दाब में वृद्धि करने पर गलनांक घट जाता है। यानी जब अगर बर्फ का एग्जाम्पल लेते हैं तो दाब में अगर हम वृद्धि करते हैं तो गलनांक घट जाता है। बाकी चीजों में गलनांक बढ़ेगा, लेकिन जब हम ठोस को लेंगे या कोई ऐसा पदार्थ लेंगे जो पिघलने पर संकुचित होता है तो दाब में वृद्धि करने पर गलनांक घट जाएगा। ये किसके लिए? ऐसे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं। संकुचित का मतलब इकट्ठा होना। तो यहां पर 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तो इसके बाद जो पॉइंट दिया गया है वो दिया है हमारा संघनन का। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडेंसेशन। अब ये संघनन क्या होता है परिभाषा के तौर पे देखिए। तो परिभाषा दिया गया है, गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। यानी गैस के द्रव में परिवर्तित, गैस अगर द्रव में परिवर्तित हो रही है तो ऐसी क्रिया को संघनन क्रिया कहते हैं। तो लिखा भी है, गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहलाती है, संघनन कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया बात। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बाष्पीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इवापोरेशन। अब ये क्या होता है? कह रहा क्वथनांक से नीचे, यानी क्वथनांक का मतलब होता है किसी द्रव का उबलना। तो क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर, यानी क्वथनांक से नीचे कोई भी ताप हो, ताप पर द्रव की सतह से, यानी द्रव का जो लेयर है, सतह है, द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। यानी क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का, द्रव के जो कण हैं अगर वो वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो यह क्रिया बाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। यानी ये समझ में आया कि ये ताप जो होना चाहिए वो क्वथनांक से नीचे होना चाहिए, यानी ऐसा ताप जहां पर उबलने से पहले का, उबलने के बाद का नहीं, उबलने से पहले का ताप, जिसपे द्रव के कण वाष्प में परिवर्तित होने लगे। तो यहां पर जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पर हमने रेड कलर से अंडरलाइन भी किया है, जिससे आप चीजों को समझ जाएं।
तो द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाएगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं तो वो वाला पॉइंट देखिए। कह रहा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन। अब ये क्या होता है? कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में यहां 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसको आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि द्रव में अंतराकणीय बलों की प्रबलता बढ़ने पर। अंतराकणीय प्रबलता क्या होती है? जैसे द्रव का एक फिगर दिया गया है, इसमें दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराकणीय बल कहते हैं। यानी अंतराकणीय बल ये अगर बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यहां हमने लिख दिया F का मतलब बल, अंतराकणीय बल, बल अगर बढ़ेगा तो दर हमारी कम हो जाएगी। तो यहां कह रहा है कि द्रव में अंतराकणीय बलों की प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर को लिखते हैं R से, तो R कम हो जाता है। यानी जब बल बढ़ेगा तो दर कम हो जाएगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर, यानी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो दर है वो बढ़ जाएगी। यानी जितना आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दर भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहा तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान या वायु की गति में वृद्धि, अगर तापमान में वृद्धि होती है या वायु की गति में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो यहां पर हमने लिखा है वायु की गति, यस का मतलब होता है स्पीड। स्पीड आपका बढ़ेगा तो दर भी बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट हो गया। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर। अब ये आर्द्रता क्या होता है? कह रहा है कि जल वाष्प की मात्रा, यानी वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो कह रहा है वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर, आर्द्रता का मतलब नमी जो होता है वो आर्द्रता कहलाती है। वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यानी ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होता है उसको लिखते हैं ह्यूमिडिटी। यहां आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ह्यूमिडिटी, इसे कहते हैं आर्द्रता। तो कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो दर जो हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो ये यहाँ 4 पॉइंट थे हमारा। पहला एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और क्लास में ही आप इसको लर्न कर लें और किसी के बताने पर आप उसको तुरंत आंसर दे सकें। इस तरीके से याद करना है। तो पहला पॉइंट, अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। तो इसमें पॉइंट है दाब लगाने पर गैस के अणु पास पास आ जाते हैं, यानी जब दाब लगाएंगे तो गैस के अणु पास पास आ जाएंगे। दूसरा कह रहा है निरंतर दाब लगाने पर एक स्थिति आती है जहां गैस द्रवित होना प्रारंभ कर देती है। जब लगातार आप दाब लगाते रहेंगे तो गैस द्रव में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है दाब में वृद्धि करने पर गलनांक बढ़ जाता है। आप जितना दाब लगाएंगे तो उसका गलनांक बढ़ता चला जाएगा। चौथा पॉइंट कह रहा है पिघलने पर संकुचित होने वाले ठोस, यानी जो पिघलने पर संकुचित होते हैं यानी इकट्ठे होते हैं। तो बर्फ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, दाब में वृद्धि करने पर गलनांक घट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बर्फ पर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है संघनन का, कंडेंसेशन। गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया, यानी गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं या कहलाती है। इसके बाद पॉइंट वाष्पीकरण, कहते हैं इंग्लिश में इवापोरेशन। क्वथनांक से नीचे, यानी क्वथनांक का मतलब उबलना, यानी क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी द्रव के कण हैं अगर वाष्प में परिवर्तित होंगे तो उसे हम वाष्पीकरण कह देंगे।
बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इसमें पहला पॉइंट है, द्रव में अंतराकणीय बलों की प्रबलता बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, यानी फोर्स बढ़ता जाएगा तो रेट कम होता जाएगा। सेकंड पॉइंट, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। एरिया बढ़ता जाएगा तो दर भी बढ़ती जाएगी, यानी ए बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाएगा। तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर आप वायु या गति या तापमान को बढ़ाएंगे, चाहे वायु की गति को बढ़ाएं, स्पीड को बढ़ाएंगे तो रेट भी आपका बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी हमारा रेट बढ़ेगा। इसके बाद करें वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, जलवाष्प की मात्रा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो नमी जितना ज्यादा होगा बाष्पीकरण की दर उतनी ही कम होगी, तो जितना ह्यूमिडिटी ज्यादा रेट उतना ही कम। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इस चीज को फेयर नोट्स बनाते जाएं। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमें आगे की वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।